अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्टिव जो हम कवर करते आ रहे थे उसी का एक टॉपिक और आपके सिलेबस से जो है फिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ एक बार आज फिर, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके कितने टॉपिक्स कवर हो गए और अभी आपको कितने टॉपिक करने हैं कवर। और रही बात आपकी परेशान होने की कि वीडियो लेट आ रही है एंड ऑल, तो आप अभी तक फॉर्म आउट नहीं हुए हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टाइम आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत से बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आउट हुए जामिया के, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं, जामिया जो है अब ऑफलाइन मोड में आने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का। और हॉस्टल वगैरह के प्रोसेसिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो स्टाफ है, जो हमारा इंटरनल जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है अभी। इसी वजह से जो है फॉर्म अब तक आउट नहीं हुए, नहीं तो हर साल जो है अब तक मार्च में फॉर्म आउट हो जाते थे। बट होपफुली कि फॉर्म आउट होने वाले होंगे अब, या तो मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में। देखते हैं कि कब तक फॉर्म आउट होते हैं। इस बार कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ कि फॉर्म ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो भी ऑलरेडी लेट इस बार हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सितंबर या अगस्त में ही होगा, तब तक आपका सब कुछ कवर हो चुका होगा, तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपके सब्जेक्टिव के जो हैं कुछ ही टॉपिक बचे हैं, तो मैं आपको अभी सिलेबस में दिखाती हूँ कि कितने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आपको कितने टॉपिक और कवर करने हैं। बाकी हम उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू वगैरह जो बाकी हमने बात की थी सिलेबस वाली वीडियो में, वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। ये रहा आपके सिलेबस के टॉपिक और हम कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस्लाम फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिस ये कवर कर चुके हैं। इस्लाम बिलीफ एंड प्रैक्टिस ये वाला टॉपिक जो है आपका वो कवर हो चुका है। उसके अलावा जो है आपका होली प्रॉफिट मोहम्मद एट मक्का एंड मदीना ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। पायस कैलिफेट जो कि आपका सबसे ज़्यादा वास्ट टॉपिक था, जहाँ पर आपको चारों खलीफाओं के बारे में पढ़ना था आपका, ये 3 टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुका है। और आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो कौन सा टॉपिक है, वो है फिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपका जो जो टॉपिक बचे हैं कौन से बचे हैं, होली कुरान रिविलेशन कंपाइलेशन। ये हम 2 खलीफाओं के बारे में जो पढ़ रहे थे, तब हमने होली कुरान कैसे रिवील हुआ था और कैसे कंपाइल हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ कुरान, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और रिविलेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है चीज़ें एक ही टॉपिक है ये आपका, इसको आपको एक साथ ही लिखना होगा, तो ये हम अच्छे से पूरा कवर करेंगे। होली कुरान एंड रिविलेशन एंड कंपाइलेशन, हदीस कलेक्शन एंड कंपाइलेशन, तसव्वुफ एंड इंट्रोडक्शन, इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, इस्लाम एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली यहाँ से क्या क्वेश्चन बनकर आता है आपका, इंडो अरब ट्रेड रिलेशन पर आता है आपका क्वेश्चन। करंट सिचुएशन में पूछ सकते हैं, एंशियंट टाइम में पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो ये है आपकी आज की बात। तो जिन पर मैंने टिक कर दिया, आप देख के समझ जाइए कि आपका वो चीज़ कंप्लीट हो गई। फिक और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे भी मैंने भी टिक लगा दिया, बिकॉज ऑफ कि आज की वीडियो में ये वाला पार्ट आपका अब कवर हो जाएगा। और जिन पर स्टार है, ये चीज़ें हमें करनी है। तो आपके 4 टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं और महज 4 टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं। तो आपको इतना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई परेशान वाली बात नहीं है। और इस्लामिक स्टडीज़ का एंट्रेंस जो है वो इतना टफ नहीं आता, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस्लामिक स्टडीज़ ऐसे ही है, एवं ही सब्जेक्ट है और एंट्रेंस जो है यूं ही क्रैक हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोच के जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल फॉर्म भरते हैं ये सोच करके कि इस्लामिक स्टडीज़ में तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक स्टडीज़ में भी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है और पेपर जो है वो हर साल जो है आपका टफ़र एंड टफ़र होता जा रहा है। तो आपको उस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि आपका इस बार जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो ये 4 टॉपिक आपके हो गए हैं और ये 4 हमको अभी कवर करने हैं ये वाले। और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। जितना लेट इस बार वीडियो आने में हुआ है, आगे से नहीं होगा। एंड अब हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, फिक ओरिजिन एंड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ़िक्र का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर पहले ही जो हम स्टार्टिंग करेंगे इसी उससे करेंगे, आप एज इट इज़ लिख कर भी आ सकते हैं एग्जाम में। फ़िक मीन्स डिसर्नमेंट, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। बेसिकली फ़िक का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग और नॉलेज। किसका मतलब होता है, फ़िक का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग और नॉलेज। उसके बाद ये टेक्निकल टर्म में इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, अभी हम वो देखते हैं। Technically, it refers to the body of Islamic law extracted from detailed Islamic sources and the
प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली जो है फ़िक़्ह का मीनिंग क्या होता है, टेक्निकली जो रेफ़र किया जाता है फ़िक़्ह का मीनिंग, वो मीनिंग क्या रेफ़र किया जाता है, इस्लामिक लॉ। फ़िक़्ह का जो मीनिंग टेक्निकली देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, इस्लामिक लॉ, डिटेल इस्लामिक सोर्सेज एंड द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। यहाँ पर देखिए फ़िक़्ह का जो मेन मीनिंग होता है वो क्या होता है, सिर्फ फ़िक़्ह का मीनिंग अगर देखें तो उसका मतलब क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। बट टेक्निकली और इस्लामिक प्रोस्पेक्टस से आप देखेंगे फ़िक़्ह का मीनिंग तो क्या होता है, इस्लामिक लॉ। और जो हम इस्लामिक सोर्सेज से इस्लामिक लॉ की जो नॉलेज लेते हैं, गेन करते हैं नॉलेज थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसका मतलब होता है क्या, फ़िक़्ह। तो यहाँ पर जो है इतनी दूर में आपकी फ़िक़्ह की अच्छे से डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन की गई है। फ़िक़्ह मीन्स डिसर्नमेंट, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। टेक्निकली इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ extracted from detailed Islamic sources and the process of gaining knowledge of Islam through jurisprudence। तो यहाँ पर जो है आपको जो है फ़िक़्ह का अच्छे से मीनिंग समझा दिया गया है कि फ़िक़्ह का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग एंड इन टेक्निकली इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। बेसिकली जो माना जाता है वो क्या माना जाता है कि फ़िक़्ह का मीनिंग होता है इस्लामिक लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसके डिटेल सोर्सेज क्या होते हैं, इस्लामिक डिटेल सोर्सेज होते हैं। प्रोसेस होता है गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लाम की नॉलेज गेन करना किसके साथ, थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। तो ये होता है आपका फ़िक़्ह का मीनिंग। होली कुरान इज़ ऑल्सो यूज दिस वर्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुरान में भी फ़िक़्ह वर्ड का जो है यूज़ किया गया है। कुरान में ये वर्ड यूज़ हुआ है फ़िक़्ह, जिसका जनरल मीनिंग की उस सेंस में यूज़ हुआ है, किसमें, अंडरस्टैंडिंग में। होली कुरान इज़ ऑल्सो यूज दिस वर्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुरानिक वर्ड्स लियाता फ़क़फ़िद्दीन दैट मीन्स दे में गेन अंडरस्टैंडिंग इन रिलीजियन। लियाता फ़क़फ़िद्दीन ये जो है कुरानिक वर्सेस हैं, कुरान के वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है कि रिलीजियन की अंडरस्टैंडिंग गेन करना, दैट दे में गेन रिलीजियन अंडरस्टैंडिंग इन रिलीजियन। It despites at Prophet's time the word fiqh cover a wider sense, example theological, political, economic and legal। हमारे नबी के टाइम पर फ़िक़्ह का मीनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर इस्लामिक लॉ के सेंस में यूज़ नहीं होता था, ये एक बहुत बड़े वाइडर सेंस में यूज़ होता था फ़िक़्ह का मीनिंग, क्योंकि फ़िक़्ह का मीनिंग क्या होता है, डीप नॉलेज ऑफ समथिंग। तो थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल फॉर्म में भी अगर किसी को डीप नॉलेज हो तो उसके लिए भी फ़िक़्ह वर्ड यूज़ होता था। तो अभी बेसिकली फ़िक़्ह का मीनिंग क्या जानते हैं हम, फ़िक़्ह मतलब इस्लामिक लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन उस टाइम पे, हमारे नबी के टाइम पे, एक वाइडर सेंस में फ़िक़्ह वर्ड जो है, फ़िक़्ह वर्ड जो कवर करता था, एक वाइडर सेंस कवर करता था, थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सेंस में भी, कि अगर किसी को डीप नॉलेज है इन चीज़ों की भी तो भी फ़िक़्ह वर्ड यूज़ किया जाता था। और कुरान में भी ये वर्ड फ़िक़्ह जो है यूज़ किया गया है जनरल मीनिंग में, जनरल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था, फ़िक़्ह का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की नॉलेज या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं, फ़िक़्ह कहते हैं। पर टेक्निकली इसको क्या रेफ़र किया, इट रेफ़र टू दी बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। टेक्निकली हम मानने लगे कि ये जो फ़िक़्ह जो है वो बॉडी है इस्लामिक लॉ की। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फ़िक़्ह जो है वो क्या है, इस्लामिक लॉ की बॉडी है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिटेल सोर्सेज ऑफ इस्लामिक सोर्सेज, जो कि निकल कर आती है बहुत सारी डिटेल इस्लामिक सोर्सेज से, जहाँ से जो है गेनिंग ऑफ नॉलेज का प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फिर यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि होली कुरान में भी फ़िक़्ह वर्ड यूज़ किया गया है। नबी के टाइम पर जो है ये बहुत बड़े वाइडर फ़िक़्ह वर्ड जो है वो कवर करता था एक वाइडर सेंस, थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड लीगल सेंस में भी, कि मतलब कि अगर आपको इन चीज़ों की भी नॉलेज है तो फ़िक़्ह वर्ड यूज़ किया जाता था। बिकॉज ऑफ फ़िक़्ह मीनिंग इज़ डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द स्टडी ऑफ फ़िक़्ह आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन टू उसूल अल फ़िक़्ह और प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, द मेथड ऑफ द लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज एंड फ़िरु अल फ़िक़्ह, द ब्रांच ऑफ फ़िक़्ह, द इलेबोरेशन ऑफ रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल। फ़िक़्ह की जो स्टडी थी, द स्टडी ऑफ फ़िक़्ह, उसको ट्रेडिशनली डिवाइड कर दिया गया उसूल अल फ़िक़्ह और द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में।
द मेथड ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, मेथड किस चीज़ का, लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज करने का, एंड फिर अल फिक द ब्रांच ऑफ फिक, फिर अल फिक क्या है, ब्रांच ऑफ फिक है, द एलाबोरेशन ऑफ द रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो फिक को जो इलाबोरेट करा गया इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स, इन दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही फिक को इलाबोरेट करा गया। द मेथड ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, मतलब कि लीगल इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करने के मेथड को, और इसने यहाँ पर उसूल अल फिक और को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ट्रेडिशनली डिवाइड करा गया था इन दोनों चीज़ों में, उसूल अल फिक और फुरू अल फिक में। अभी नीचे देखते हैं ओरिजिन ऑफ फिक, ओरिजिन कहाँ से हुआ फिक का, और बाकी चीज़ें भी अच्छे से देखते हैं कि फिक किन चीज़ों में डिवाइड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे यहीं पर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, आई होप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जहाँ भी कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मिर्जा स्टडी पॉइंट के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप ऐसे बाय सर्च भी जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। Origin of fiqh. The beginning of fiqh were counted during the Prophet's lifetime from first Nabawi to the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 11 AH. The history of Islamic jurisprudence is customarily divided into 5 phases. तो बिगनिंग कहाँ से हुई थी फिक की जो बिगनिंग मानी जाती है, हम काउंट जो करते हैं, फिक बेसिकली क्या है, 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है फिक को, और पहला फेज हम कब से कब तक मानते हैं, प्रॉफिट लाइफ टाइम फ्रॉम फर्स्ट नबवी टू द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, हमारे नबी की ज़िंदगी से और उनकी जो वफ़ात का टाइम था उसको, उनकी लाइफ टाइम से उनकी वफ़ात के टाइम तक हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फेज़ मानते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का। और डिवाइड कितने फेज़ में करा गया था, 5 फेजेस में करा गया है डिवाइड। द फिफ्थ फेज ऑफ फिक वर काउंटेड फ्रॉम 400 AH टू स्टिल, फिफ्थ फेज जो है फिक का उसको हम काउंट करते हैं 400 AH से अब तक, अभी तक मतलब टू स्टिल। फिफ्थ फेज ऑफ फिक काउंटेड फ्रॉम 400 AH, 400 AH से टू स्टिल, अब तक हम जो है उसको फिफ्थ फेज ही काउंट करते हैं, फिक का फिफ्थ फेज जो है वो अब तक चला आ रहा है। इन दिस फेज सो मैनी एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ फिक आर इस्टेब्लिश्ड, इस फेज में क्या हुआ, फिफ्थ फेज में सो मैनी एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं फिक के वो इस्टेब्लिश किए गए, क्या किए गए, फिफ्थ फेज में बहुत सारे जो हैं एजुकेशनल सेंटर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। तो आई होप को आपको ये ओरिजिन ऑफ फिक जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिगिनिंग ऑफ फिक कहाँ से हुई थी, बिगिनिंग ऑफ फिक जो मानते हैं, कहाँ से मांगते हैं, काउंटिंग करते हैं ड्यूरिंग दी प्रॉफिट लाइफ टाइम फ्रॉम द फर्स्ट नबी टू द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 11 AH। और फिफ्थ फेज कब से कब तक है, फिफ्थ फेज ऑफ फिक वर काउंटेड फ्रॉम 400 AH टू स्टिल। और फिफ्थ फेज में क्या हुआ, फिफ्थ फेज में सो मैनी एजुकेशनल सेंटर्स बनाए गए फिक में और इस्टेब्लिश किए गए सो मैनी एजुकेशनल सेंटर्स। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने किस चीज़ की बात करी अब तक, ये हुआ ओरिजिन ऑफ फिक। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिक। Sources of Islamic jurisprudence of fiqh. Various sources of fiqh are used by Islamic jurisprudence to elaborate the body of Islamic law, which are mainly divided into 2 sources. फ़िक़्ह की जो है इस्लामिक jurisprudence की, वो बहुत जो इलाबरेट करा गया इस्लामिक लॉ को, वो मेनली डिवाइड करा गया किन 2 सोर्सेज में, इनटू 2 सोर्सेज। और आपको सोर्सेज भी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप अच्छे से लिख कर आ जाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में ज़रूर हैं, बट मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ताकि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं पेपर, उर्दू में लिखना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो आपके लिए नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप मेरी जो समझाई हुई चीज़ें आप अच्छे से उर्दू में उस चीज़ को लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ कि मेरे पास उर्दू के नोट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास उर्दू के नोट्स के लिए भी मैसेज आए थे, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मेरे पास उर्दू के जो नोट्स हैं वो नहीं है, बिकॉज ऑफ कि जो मैं पेपर लिखती हूँ वो मेरा जो है वो इंग्लिश मीडियम है, तो इसीलिए मेरे पास उर्दू के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आपको उर्दू में आसानी के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि जो मैं समझा रही हूँ आप उस चीज़ को अच्छे से सुनिए, समझिए और खुद से अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, वंस अगेन आई एम सेइंग कि अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है जो मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूँगी।
वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मेरे को उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिकॉज ऑफ जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हो, जाके देख लें कि हमने इस्लामिक स्टडीज़ के जो सारे सब टॉपिक्स वो है कवर कर लिए। ये जो है आपके सिलेबस का 4 सब टॉपिक है, और अभी 4 जो हैं वो स्टिल रिमेन है, अभी बचे हुए हैं, वो भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ फिक, सोर्स कितने हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिक के, मेनली जो डिवाइड करा गया है वो 2 सोर्सेज में डिवाइड करा गया है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? कुरान एंड सुन्ना जो है वो प्राइमरी सोर्स है, और सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं? इजमा एंड कियास, ये आपके जो है सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो आपको ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्राइमरी सोर्स को भी और सेकेंडरी सोर्स को भी, बिकॉज ऑफ कि आपका जो या तो 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन या फिर 12 मार्क्स का आएगा। तो आपको अच्छे से मार्क्स लिख कर आना है, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए अच्छे से। प्राइमरी सोर्सेज, कुरान। The Quran is the first and the most important source of Islamic law, believed to be the direct word of God as revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Jibreel in Makkah and Medina. The scriptures specifies the moral, philosophical, political, social and economic basis on which a society should be constructed. कुरान जो है वो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का, जो कि बिलीव किया जाता है कि डायरेक्ट वर्ड है अल्लाह पाक की, जो कि रिवील करेगा किन पे? हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। किसके ज़रिए? जो हैं फरिश्ते जो हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनके ज़रिए। कहाँ पर वही उतारी जाती थी? मक्का और मदीना में हमारे नबी पर जो कुरान रिवील हुई है। जो हम पढ़ेंगे कुरान रिविलेशन एंड कंपाइलेशन, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। तो बेसिकली कुरान क्या है? कुरान जो है फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का, जो कि ये माना जाता है कि कुरान में जो वर्ड्स हैं वो अल्लाह पाक के वर्ड्स हैं, जो कि रिवील करे गए हैं हमारे नबी पर। और बेसिकली क्या है इसका, जो हमारी होली बुक है उसका मॉरल क्या है? फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बेसिस सोसाइटी शुड बी कंस्ट्रक्टेड। कुरान में बेसिकली आपको जीने का सही तरीका बताया गया है, सोशल वैल्यूज़ की बात की गई हैं। आपके कुरान में आपकी लाइफ के रिलेटेड हर चीज़ की बात की गई है, इस्लामिक लॉ की बात की गई है, आपके डेली फंडामेंटल्स की बात की गई है, सारी चीज़ों की बात कुरान में की गई है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ फिक मानते हैं, और ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, कुरान एंड सुन्ना। तो आपके सेकंड क्या है सोर्स? प्राइमरी सोर्स में सेकंड पॉइंट आपको कौन सा बनेगा? सुन्ना। द सुन्ना इज़ द नेक्स्ट important source and is commonly defined as the traditions and customs of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or the word, actions and say silent assertion of him. बेसिकली ये हम सबको अच्छी तरह पता है कि सुन्नाह और सुन्नत का मीनिंग क्या होता है। जो हमारे नबी ने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें की हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ भी हैं, बट नफिल रोज़े जो रखते हैं हम, या फिर नफिल नमाज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हमारे नबी ने की हैं। जो भी हमारे नबी की जो उन्होंने किया है चीज़ें अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। द सुन्ना इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स एंड इज़ कॉमनली डिफाइन एज द ट्रेडिशंस एंड कस्टम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो उन्होंने ट्रेडिशन किया, जो प्रैक्टिस करते थे उस हमारे नबी, उनके वर्ड, उनके एक्शंस, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सुन्नत मानते हैं, सुन्नाह कहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? फ़िक़्ह का। प्राइमरी सोर्स पढ़ रहे हैं हम। प्राइमरी सोर्स में 2 चीज़ें हैं, कुरान एंड सुन्ना। और सुन्नाह बेसिकली क्या होता है? हमारे नबी के वर्ड्स, एक्शंस एंड साइलेंट असर्शन ऑफ हिम, जो उनके थे साइलेंट असर्शन, वर्ड्स जो कहते थे, उनके जो एक्शंस होते थे, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम सुन्नत कहते हैं। और उन चीज़ों का अमल करना भी सुन्नत की उसमें आता है। It includes the everyday sayings and utterances of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his act, his trait, consents and acknowledgement, statement and activities. यहाँ पर वही सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। डेली लाइफ की उनकी सेइंग, एटरेंस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज एक्ट, हिज ट्रेट, कंसेंट, एक्नॉलेजमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, जो वो करते थे डेली लाइफ में, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम सुन्ना कहते हैं। और ये सारी, ये जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? फ़िक़्ह के लिए।
Justification of using the Sunnah as a source of Islamic law can be found in Quran. The Quran command Muslim to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his lifetime. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it clear that his traditions along with the Quran should be followed after his death. सो बेसिकली क्या है, जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है कि जो है सुन्नत को वो हमें फॉलो करना है, वो इस्लामिक जो है इस्लामिक लॉ का एक सोर्स है। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? कुरान कमांड करता है मुस्लिम्स को, द कुरान कमांड मुस्लिम्स टू फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी को फॉलो करने की बात कुरान में भी आई है। कुरान भी कहता है कि हमारे नबी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया उन चीज़ों को कुरान के साथ साथ उन चीज़ों को भी फॉलो करना है। और हमारे नबी ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड इट क्लियर दैट हिज ट्रेडिशंस, और हमारे नबी ने भी इस चीज़ पर क्लियरेंस दी थी जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी ये कह दिया था कि उनकी वफ़ात के बाद भी, उनके पर्दा फरमा जाने के बाद भी जो वो करते हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस है, वो चीज़ें फॉलो की जाएंगी। और इस चीज़ का जो है जस्टिफिकेशन इस चीज़ की कुरान भी देता है। कुरान भी कमांड करता है मुसलमानों को कि हमारे नबी की जो सुन्नतें हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी हैं। तो कुरान से इस चीज़ की जस्टिफिकेशन मिलती है हमें कि हमें जो है हमारे नबी जो भी उन्होंने क्या कहते हैं कि काम किए हैं, जो भी चीज़ें सुन्नत हैं वो चीज़ें फॉलो करनी है। उस चीज़ के लिए कमांड करता है हमें कुरान भी, और हमारे नबी ने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनी जो हयात से थे तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि उनके वफ़ात के बाद भी इस चीज़ को फॉलो करना है, बिकॉज ऑफ कि ये चीज़ें हम पर सुन्नत हैं। इस चीज़ के बारे में कुरान भी जिक्र करता है। और जब हम हदीस पढ़ेंगे, हदीस भी कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। और जो हमारे नबी ने कहा, सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? वो भी हदीस हैं। तो जब हम हदीस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और ये जितने भी आपका सिलेबस है ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्ट है। तो जब हम हदीस पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको वहाँ पर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो हमारे नबी ने कहा और जो हमारे नबी ने किया वो सारी चीज़ें भी हदीस में आती हैं, सुन्नत में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ भी पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगी आपकी वहाँ पर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपने और हमने क्या पढ़ा? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी सोर्स पढ़ रहे थे। प्राइमरी सोर्स में 2 चीज़ें हैं, कुरान एंड सुन्ना। आपको याद रखनी है चीज़ें। प्राइमरी सोर्स में 2 चीज़ें हैं, कुरान एंड सुन्ना। देन हम अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? वो है सेकेंडरी सोर्स। और आप इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। पहले प्राइमरी सोर्स में कुरान आएगा, देन फिर सुन्ना आएगा, फिर सेकेंडरी सोर्स में पहले इज्मा आएगा, देन फिर कियास आएगा। तो सेकेंडरी सोर्स में हमने ऊपर ही पढ़ा था कि सेकेंडरी सोर्स में क्या है? 2 चीज़ें हैं। सेकेंडरी सोर्स की पहली चीज़ क्या है? इज्मा। और इज्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में इज्मा को क्या कहते हैं? कंसेंसस। The ijma or the consensus amongst Muslim jurists on a particular legal issue constitutes the third important source of Islamic law. Muslim jurists provide so many verses of the Quran that legitimize ijma as a source of legislation. Basically इजमा क्या है? इजमा क्या है? मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे उस टाइम पर, जब देखें इजमा जो है, जब हमारा जो फ़िक्र की जो हम बात कर रहे हैं, फ़िक्र जो है हमारा शरीयत लॉ जो हम फॉलो करते हैं, तो शरिया जो है उसमें कानून कैसे कैसे बनाए गए हैं, बेसिकली ये वो चीज़ें हैं। तो जो इजमा है बेसिकली ये क्या है? ये है ज्यूरिस्ट जो हैं, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने जो है लीगल इश्यूज़ पर मीटिंग करी थी ताकि एक कॉन्क्लूजन निकाला जा सके कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो करार दी गई है। पहले हमने हमारी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो कुरान है, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुरान। देन फिर सुन्ना। हमें कुरान से भी क्या कहते हैं कि कुरान और सुन्नत से जो भी चीज़ें हमने ली, जो भी चीज़ें हमने हमारा जो है लीगल इस्लामिक लॉ बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमने कलेक्ट करी, तो उसमें क्या है? बेसिकली इजमा में क्या हुआ? जो इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्हें इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उस टाइम पर, और वो ज़्यादा नहीं थे बिकॉज ऑफ कि इस्लाम उस टाइम पर इतना नहीं फैला था, तो वो कुछ ही थे। आज के टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ कि अभी जो स्कॉलर्स वो बहुत ज़्यादा हैं, और माशाल्लाह से इस्लाम भी जो है वर्ल्ड में सेकेंड जो है सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन है। तो ये चीज़ें अब के टाइम पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये इस्लामिक हिस्ट्री में जो है इजमा की जो मैं बात कर रही हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही हुआ था। तो
तो जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने इस्लामिक जो है लीगल इशू जो प्रैक्टिस करते हैं उनको लीगल इशू पे जो है इन्होंने बात करी थी और उसके बाद एक कॉन्क्लूजन निकाला था। और जो मीटिंग में कॉन्क्लूजन निकला था उसे क्या कहते हैं, हम इजमा। यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जब आपका जब एंट्रेंस क्रैक करने के बाद जब आप जाएंगे वहाँ तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। आपका जो है सेकेंड ईयर में यही सिलेबस है फ़िक वाला। सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आप फ़िक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन चीज़ों की। तो यहाँ पर बस आप यहाँ पर यही याद रख लीजिए, बेसिकली इजमा जो है वो सेकंड सोर्स है। इस्लाम जो है फ़िक का सेकंड सोर्स क्या है, इजमा है, जो कि मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर लीगल इशू पे जो है इशू पे जो है जितनी भी बातें की थी, जो भी कंक्लूजन निकाला था उसको क्या कहते हैं, हम इजमा कहते हैं। इजमा के बाद क्या है, कियास। बेसिकली मैं रीडिंग करने से पहले कियास का मीनिंग आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर कियास का मीनिंग क्या है, पहले तो देखें, मीटिंग कर ली, उसके बाद जितने भी इजमा क्या है हमारा, जो जितने भी ज्यूरिस्ट ने मीटिंग करी थी, जितने भी स्कॉलर्स ने मीटिंग करी थी और जिन भी टॉपिक पर मीटिंग हुई थी और कंक्लूजन जो निकला था वो हमारा आ गया इजमा में। बट कियास क्या है, कियास में जो है हम बात करते हैं किस चीज़ की, कियास में जो है जो भी हमने लॉ बनाए उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड जो भी दिखाई गई हैं वो किस में दिखाई गई, कियास में। द कियास और एनालॉजिकल रीज़न, बेसिकली रीज़न दिया गया है कि हमने क्यों लिया, रीज़न क्या है, सही चीज़ें क्या है, इस चीज़ को फॉलो करने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन चीज़ों का रीज़न दिया गया। कियास और एनालॉजिकल रीज़न। द कियास और एनालॉजिकल रीज़न इज़ द फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लाम, इज़ द फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया for the majority of the Sunni jurisprudence. It aimed to draw analogies to previously accepted decision. The general principle behind the process of the qiyas is based on the understanding that every legal injunctions guarantees a beneficial and welfare satisfying objective. Basically जो है कियास का जो है जनरल प्रिंसिपल क्या था, कियास के जो पीछे जो जनरल प्रिंसिपल था इस प्रोसेस के, ये था कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं इस्लामिक लॉ में उनका बेनिफिट क्या है, वेलफेयर क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लोगों को वो चीज़ें अच्छी तरह से समझाने के लिए रीजंस दिए गए थे और वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कियास। तो ये सारी चीज़ें आप जो एडमिशन के बाद भी अच्छे से पढ़ेंगे, बट आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ऐसे ही लिख कर भी आना और ऐसे ही अच्छे से पढ़ना भी है। और यहाँ पर क्या है, फुकाए सबा, ये बेसिकली जो है 7 स्कॉलर्स के नाम हैं और ये आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा क्योंकि इसके जो हैं एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं बिकॉज ऑफ कि आप चाहते हैं कि आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाए और आपको एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलें। तो आप इसी तरीके से लिख कर आइएगा और इन 7 स्कॉलर्स का नाम भी जो है मेंशन कर दीजिएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलें। कि आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। स्टडी के रिगार्डिंग मटेरियल चाहिए, बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे।